मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। ये बॉलीवुड की प्रसिद्ध फिल्म पतंगा का गीत है जिसे शमशाद बेगम ने गाया था। मेरे ख्याल से टेलीफोन की महिमा मंडन में ये पहला गीत था जो बॉलीवुड में बहुत प्रसिद्ध हुआ था। ये वो दौर था जब टेलीफोन पे बात करना बहुत बड़ी बात थी। टेलीफोन कनेक्शन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हुआ करते थे। फिर एक ऐसा दौर आया जब टेलीफोन घरों में लगने लगे, लेकिन बहुत गिने चुने घरों में, संभ्रांत घरों में टेलीफोन का होना एक स्टेटस सिंबल था। टेलीकम्युनिकेशन और टेलीफोन की यात्रा में हम एक लंबी दूरी तय कर चुके हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हमारे बुजुर्ग टेलीफोन की टच स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे और दुनिया भर की तमाम चीजें देखेंगे। उनका भी एक फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट होगा। हम लोग जो नौकरी पेशे वाले हैं, हमारे देखते देखते सारा ऑफिस व्हाट्सएप पर चला गया। अब व्हाट्सएप मैसेजेस, वर्चुअल मीटिंग हमारे जीवन की वास्तविकता बन गई है। हमारे मोहल्ले के बच्चे जो गिल्ली डंडा, कंचा, लंगड़ी बिल्ला खेलते थे, शहर घेर कर बल्लेबाजी करते थे और क्रिकेट के बॉलों में चौका छक्का लगाते थे, अब सब कुछ छोड़कर टेलीफोन की स्क्रीन पे समा गए हैं। वो वीडियो गेम्स खेलते हैं, पबजी खेलना उनकी एक आदत बन गई है। ये कोई आसान ट्रांजिशन नहीं है। हमारे आंखों के सामने देखते देखते दुनिया बदल गई और इस बदलावट के पीछे है टेलीकॉम रिवॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं मोबाइल क्रांति। आज की इस बातचीत में मैं इस बात पर विस्तार से बात करूंगा कि कैसे हमारे टेलीफोन लगातार बदलते रहे और अब मोबाइल फोन के रूप में आ गए। मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी 1G, 2G, 3G और 4G से अब 5G तक पहुंच चुकी है। टेलीकम्युनिकेशन क्रांति का आगाज द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही शुरू हो गया था। जिन देशों के पास टेलीकम्युनिकेशन की प्रारंभिक क्षमताएं थी, उन्होंने युद्ध में भी बढ़त हासिल की थी। वैज्ञानिकों ने और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ने इस दिशा में आगे काम करना शुरू किया और टेलीफोन क्रांति की जड़ें और गहरी होती गई। पहले के जो फोन होते थे वो एक निर्धारित जगह पर रखे होते थे और टेलीफोन एक्सचेंजेस के थ्रू सिग्नल्स जाते थे जिसमें हम रिसीवर एंड पे बात करते थे। ये टेलीफोन स्टैटिक थे, एक जगह जड़ टेलीफोन। लेकिन ये बात हमें गंवारा नहीं था। हमें लगा कि टेलीफोन ऐसा होना चाहिए जिसपे कि हम चलते फिरते काम कर सके और धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी का विकास होने लगा। 80 के दशक के शुरुआत में ही वायरलेस टेलीफोन का चलन आ पड़ा। ये शुरुआती दौर था, इसको 1G टेक्नोलॉजी कहते हैं। इस समय वायरलेस टेलीफोन एनालॉग सिग्नल्स पे काम करते थे। ये पुरानी तकनीक थी, इसके द्वारा बहुत ज्यादा डाटा नहीं भेजा जा सकता था। चित्र भेजने की बात तो हो ही नहीं सकती थी, टेक्स्ट मैसेज भी नहीं जाते थे। इनसे बमुश्किल बातचीत की जाती थी। इनकी बैटरी बहुत कमजोर होती थी, इनकी वॉइस क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं होती थी और इन फोनों में सिक्योरिटी का एस्पेक्ट तो ना के बराबर होता था। इनकी स्पीड मात्र 2.4 kbps होता था, किलोबाइट पर सेकेंड, 2.4 किलोबाइट पर सेकेंड। जितनी बात नहीं होती थी उतनी तो हेलो हेलो होती थी। अगर इतिहास में जाएं तो 1973 में मोटोरोला ने ये फोन बनाया और उस समय इस फोन का वजन 2 किलो था, जो 10 घंटे में चार्ज होता था और 10 घंटे की चार्जिंग के बाद 35 मिनट चलता था और बमुश्किल इसमें 30 टेलीफोन नंबर हम कैद कर पाते थे। लेकिन फिर आई डिजिटल टेक्नोलॉजी, जिसमें डिजिटली डाटा को ट्रांसफर किया जाता है, अर्थात इसमें बाइनरी होता है 0 और 1 का। इस टेक्नोलॉजी से हमें बड़ी स्वतंत्रता मिली और हम डाटा को बहुत अच्छे से ट्रांसफर करने की स्थिति में आ गए। अब मोबाइल फोन की स्पीड 2.4 किलोबाइट पर सेकेंड से बढ़कर 64 kbps हो गई, 64 किलोबाइट पर सेकेंड। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद हम टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकते थे, MMS भेज सकते थे। इसी को बेस बनाकर 90 के दशक में 2G टेलीफोन आए। आप याद करिए, उस समय जियो और रिलायंस का झगड़ा होता था, जिसमें GSM वर्सेस CDMA टेक्नोलॉजी होता था। CDMA टेक्नोलॉजी का मतलब अगर वो रिलायंस का फोन है तो रिलायंस का ही सिम लगेगा। बाद में जनता ने मांग की, सरकार ने इस पे जोर डाला
और जीएसएम टेक्नोलॉजी आई, अर्थात आपका फोन किसी का भी हो, सिम कहीं से भी लग जाएगा। सिम की इस ट्रांसपोर्टेबिलिटी ने लोगों को बहुत आसानी प्रदान की, लेकिन इसके साथ साथ हो रहा था इंटरनेट का विकास। 1998 आते आते डाटा अवेलेबिलिटी बहुत हो गई और 3G टेक्नोलॉजी आई, जिसमें पहली बार मोबाइल फोन के साथ इंटरनेट की दोस्ती हुई। इसकी वजह से वीडियो कॉल संभव हो पाया। मोबाइल ब्रॉडबैंड का मतलब ऐसा फोन जिसमें इंटरनेट भी चल सकता था, और इसकी वजह से इसकी रफ्तार बहुत बढ़ गई। 64 kbps से अब 2 मेगाबाइट पर सेकेंड की रफ्तार हो गई। डाटा का ट्रांसफर भी इससे आसान हुआ। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी से एक और कदम आगे था। जनरल रेडियो सर्विस पैकेट के नाम से पुकारा जाता था। ये GRPS टेक्नोलॉजी थी। इसकी वजह से किलोबाइट में तो वृद्धि हुई। टेलीफोन का जो बफरिंग होता था, जब हम इंटरनेट पे बात करते थे तो जो गोल गोल घूमता था, उसमें काफी कमी आई। और ये वो समय था जब एप्पल ने इसमें एंट्री की। एप्पल ने पहला स्मार्टफोन बनाया जो आम जनता के सामने आया, पर इन फोन्स की कीमत बहुत महंगी थी। आईफोन की कीमत को कम करने की दिशा में चाइनीज कंपनियों वीवो, एप्पो और कोरियन कंपनी सैमसंग ने बहुत बड़ा काम किया। इन्होंने एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी को जनता के सामने लाया, जिसकी वजह से स्मार्टफोन आम लोगों के हाथ में पहुंच सका। 2008 आते आते स्मार्टफोन की स्पीड और बढ़ गई, क्योंकि इंटरनेट की क्वालिटी में बहुत सुधार हुआ। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में काफी वृद्धि हुई और इससे बहुत तेजी से काम करने लगा। शुरू में ये LTE टेक्नोलॉजी में काम करता था, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, अर्थात इसमें डेटा तो जाता था तेजी से, लेकिन वॉइस में प्रॉब्लम आती थी। बाद में आगे चल के एयरटेल ने इसको वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन में तब्दील किया, अर्थात वॉइस को भी उसके साथ भेजा जाने लगा, जिससे टेलीफोन बहुत सुविधाजनक हो गई। ये 4G टेलीफोन का ही उपयोग हम आजकल कर रहे हैं। इस 4G टेलीफोन ने बहुत बड़ी क्रांति की और संचार की दुनिया में जो वर्तमान परिवर्तन दिखा, उसका आगाज 4G टेलीफोन से हुआ। लेकिन हम बहुत उतावले हैं, हमें बिल्कुल इत्मीनान नहीं है। हमें इंस्टेंटेनियसली डाटा चाहिए, तुरंत और तेज। इसी कारण से अब 5G टेक्नोलॉजी रोल आउट हो गई है। 5G एक कमाल की टेक्नोलॉजी है, जिसमें डाटा ट्रांसफरेबिलिटी और क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट बड़ा गजब का है। 5G टेक्नोलॉजी एक तरह से पूरी तरह से परिवर्तनकारी टेक्नोलॉजी है, जो साइंस और टेक्नोलॉजी और हमारे जीवन के जीने के तरीकों को पूरी तरह से बदल के रख देगी। इसमें मिलीमीटर वेव फ्रीक्वेंसी को यूज किया जाता है और ज्यादा फ्रीक्वेंसी वेव्स का इसमें उपयोग किया जाता है। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। पहले हम टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के विज्ञान को और उसकी टेक्नोलॉजी को थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। हम ये जानते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा हम इलेक्ट्रॉनिक डाटा को ट्रांसफर करके बहुत दूर तक अपनी बात को, अपने संवाद को जारी रख सकते हैं। हम इस दुनिया और देश को अपने 5 इंद्रियों से देखते हैं। ये सेंसरी डाटा कहलाते हैं। लेकिन जो उपकरण होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, वो सेंसरी डाटा को नहीं ले पाता है। उसके लिए सबसे पहले सेंसरी डाटा को इलेक्ट्रॉनिक डाटा में परिवर्तित किया जाता है। ये प्रोसेस कहलाता है एनकोडिंग और डिकोडिंग का। एनकोडिंग का मतलब ये है कि किसी जानकारी को, किसी सेंसरी डाटा को पहले कोड में तब्दील किया जाता है और फिर आगे चलकर इसी कोड को फिर दोबारा डिकोड किया जाता है, दोबारा खोला जाता है। जब आप फोन पे बात करते हैं तो फोन का जो रिसीवर होता है वो आपकी आवाज को रिकॉर्ड करके पहले इलेक्ट्रॉनिक डाटा में तब्दील करता है और जो तार के द्वारा काफी दूर तक जाता है, और जब रिसीवर एंड में पहुंचता है तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा को फिर से डिकोड किया जाता है और वो सेंसरी डाटा में तब्दील होता है और रिसीवर एंड पे जो व्यक्ति खड़ा है उसे आपकी आवाज सुनाई देती है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को पहले हम लोग तारों से भेजते थे, विद्युत तारों से, जो मुख्यतः कॉपर और एल्युमिनियम के होते थे। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के गति की वजह से कंडक्शन होता है, चार्ज का, तरंगों का, और इसी तरह से धातु के तारों में से सूचनाओं का आदान प्रदान होता था। कॉपर या एल्युमिनियम के वायर से सूचनाओं के आदान प्रदान में
टाइम लैग होता था, इसमें डिस्टॉर्शन की समस्या थी और इसमें डाटा स्पीड का भी एक बहुत बड़ा इशू था। हम दो चीजों के बारे में अच्छे से जानते हैं, एक है इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी है लाइट। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है तो धारा इलेक्ट्रिसिटी बहती है किसी तार में, लेकिन लाइट के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। लाइट अगर हम यहां जलाएं तो पूरे कमरे में एकाएक फैल जाती है। वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि ऐसा क्यों ना हो कि हम प्रकाश के जरिए ही सूचनाओं को, तरंगों को भेज सकें। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि लाइट चारों ओर फैल जाती है, इसीलिए इसे एक निर्धारित डायरेक्शन में रखने के लिए इन्हें केबल के अंदर बंद किया गया। इनको लाइट या फाइबर केबल कहेंगे और इस फाइबर केबल के अंदर से प्रकाश की रोशनी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एक सिद्धांत है, उसके द्वारा इसे भेजा गया। इसे फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी ने कमाल का काम किया। इसकी वजह से ही आज इस द्रुत गति से सूचनाओं का आदान प्रदान संभव हो पाया है। हमारे मोबाइल फोन, इंटरनेट फैसिलिटी, ये सारा ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर वास्तव में हमारे आधुनिक संचार व्यवस्था की प्राणवायु है। ये ऑप्टिकल फाइबर जमीन के नीचे से तमाम देशों को आपस में जोड़ती है। इनकी गहरी गहरी नालियां समुद्र के नीचे बिछाई गई हैं और इस तरह से फाइबर केबल का एक जाल पूरे पृथ्वी को घेरे हुए है। ये केबल नेटवर्क देश की सरकारें, कई प्राइवेट फर्म्स चारों ओर बिछाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो केबल है उसको कहते हैं एशिया सबमरीन केबल एक्सप्रेस। इसको एक्सप्रेस केबल भी कहते हैं। एक हमारा जो केबल है जो हमने बिछाया है, ये मुंबई से लेकर अंडमान तक है ना, इसको अब मिस्ट कहते हैं, जो मुंबई, म्यांमार, मलेशिया से होता हुआ सिंगापुर को जोड़ेगा। सिंगापुर एक बहुत बड़ा जंक्शन है जहां से पूरी दुनिया में जाल बिछा हुआ है इसका। इसी तरह से एक और लाइन है जो जिसको एशिया पैसिफिक गेटवे कहते हैं। जुपिटर लाइन है जो सीधे फिलीपींस से अमेरिका तक बिछी हुई है। तो अगर आप कल्पना करें तो ये पूरी पृथ्वी एक नेट में बंधी हुई है। एक नेट, तारों का, ऑप्टिकल फाइबर का एक नेट पूरी पृथ्वी को घेरे हुए है। फाइबर ऑप्टिकल केबल से डाटा ट्रांसफर की बात तो हमें समझ में आती है, लेकिन ये हमारे लिए एक रहस्य की बात है कि हमारा मोबाइल फोन जो किसी भी प्रकार से किसी तार से जुड़ा हुआ नहीं है, ये किस तरह से संचार करता है, ये वायरलेस संचार किस तरह से संभव है। तो इसका उत्तर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हमारे चारों ओर है, हमारे कमरे में है, कहना चाहिए ये पूरी पृथ्वी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तालाब में डूबी हुई है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हमें अपने आंखों से नहीं देखते। विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक पूरा स्पेक्ट्रम है। इसी स्पेक्ट्रम में विजिबल लाइट आता है। जो रोशनी हम देखते हैं इसको विजिबल लाइट कहते हैं। ये नीला, हरा, पीला, ये सारे रंग विजिबल लाइट के रेंज में आते हैं जो इंसान अपनी आंखों से देख पाता है। इनकी एक तरंगदैर्घ्य होती है, इनकी एक वेवलेंथ होती है। इन तरंगों की लंबाई को वेवलेंथ कहते हैं। तरंगों की लंबाई में जो अंतर होता है उससे तरंगों में कई प्रकार का अंतर आ जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बाएं हाथ की ओर इंफ्रारेड है जिसकी फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट से भी कम है। उसके बाद माइक्रोवेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी और कम है, और उसके बाद रेडियो वेव्स हैं। इन्हीं रेडियो वेव्स के द्वारा हमारी मोबाइल आपस में बात करती है। इन्हीं रेडियो वेव्स ने हमारी मोबाइल को वायरलेस बनने में मदद प्रदान की है। हम जानते हैं कि तरंगों में उतार और चढ़ाव होता है। दो ऊंचाइयों या दो गहराइयों के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं या तरंग की लंबाई कहते हैं। आदर्श तरंगों में एक रिपीटेटिव पैटर्न होता है, उतार चढ़ाव। ये पैटर्न कई बार रिपीट होता है। अगर दो अगल बगल के चढ़ावों या दो अगल बगल के उतार के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक फिक्स्ड स्पीड होती है, एक निर्धारित गति होती है जो प्रकाश की गति के बराबर होता है, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये दौड़ता है। अब आप समझ लीजिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर छोड़ा जाए यहां से किसी एक बिंदु से, तो वो 1 सेकंड में पूरी पृथ्वी को 8 बार घेर लेगा। तो आप समझ सकते हैं कितना फास्ट कम्युनिकेशन हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए से या ऑप्टिकल फाइबर के जरिए से।
वेव्स के जो उतार चढ़ाव का पैटर्न है वो 1 सेकंड में जितनी बार रिपीट करता है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हम आसानी से समझ सकते हैं अगर वेव की लंबाई ज्यादा होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी लंबाई कम होगी। हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वेव में बहुत अधिक ऊर्जा का होना। हायर फ्रीक्वेंसी इज इक्विवेलेंट टू हायर एनर्जी। फ्रीक्वेंसी को नापने के लिए जिस यूनिट का हम उपयोग कहते हैं उसे हर्ट्ज कहते हैं। हर्ट्ज का मतलब होता है रिपीटेशन पर सेकेंड। अगर मान लीजिए कोई तरंग 1 सेकंड में 10 बार रिपीट कर रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 10 हर्ट्ज। अगर वो 100 बार कर रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 100 हर्ट्ज। जैसा कि मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी वेवलेंथ उतना ही कम होगा। अब इसके आधार पर तरंगों को कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है। लो फ्रीक्वेंसी वेव अर्थात उसकी तरंगों की लंबाई ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी। फिर मिड फ्रीक्वेंसी रेंज है, इसी तरह से हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे की विपरीत होती है और ये वेव नेचर का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। इसी को उपयोग करके टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बड़े बड़े कमाल के काम किए गए। विजिबल तरंगों के स्पेक्ट्रम में राइट हैंड के साइड अल्ट्रा वेव है, गामा वेव है, लेकिन इंफ्रारेड है। ये इंफ्रारेड किरणें आकाशीय पिंडों के अध्ययन में बहुत काम आता है। जो बड़े बड़े टेलीस्कोप स्पेस में लगे हुए हैं वो इंफ्रारेड तरंगों का अध्ययन करके आकाशीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। लेकिन हमारा जो काम है टेलीकम्युनिकेशन का, ये मुख्यतः माइक्रोवेव और उससे नीचे रेडियो वेव पे विशेष तौर पे आधारित है। इन्हीं रेडियो वेव की सहायता से सैटेलाइट टीवी, रेडियो, मोबाइल, ये तमाम चीजें काम करती है। और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की तरह रेडियो सिग्नल को भी हम डिकोड और एनकोड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति अमेरिका से फोन करता है बिहार के किसी गांव में। ये पूरा संचार किस तरह से संभव हो पाता है? अमेरिका में हमारा लल्ला सिलिकॉन वैली में काम करता है, वो अपनी माँ से बात करना चाहता है। तो सबसे पहले वो अपने मोबाइल फोन से बात करेगा। मोबाइल फोन लल्लन की आवाज को रेडियो तरंगों में बदलेगा। रेडियो तरंग मोबाइल से होते हुए निकट के टावर पे जाएगा, टावर के एंटीना पे वो पहुंचेगा। मोबाइल का टावर उन रेडियो सिग्नल्स को लाइट सिग्नल में तब्दील करेगी और ये लाइट सिग्नल फाइबर केबल के माध्यम से भारतवर्ष आएगा, भारत से पटना पहुंचेगा, पटना में जो सीतामढ़ी गांव है उसके निकट के टावर तक पहुंचेगा। हजारों मील की यात्रा फाइबर ऑप्टिकल केबल के द्वारा सेकेंडों में तय करेगी, एक क्षण के 1000 में हिस्से। सीतामढ़ी गांव का जो फाइबर केबल है वो मोबाइल टावर से जुड़ा हुआ है। उस मोबाइल टावर में ये लाइट वेव ऊपर चढ़ेगी और उसको फिर वहां रेडियो सिग्नल में तब्दील किया जाएगा। रेडियो सिग्नल की वेव अब लल्लन की माँ जिस फोन से बात कर रही है वहां पहुंचेगी और इस तरह से उसे लल्लन की बात सुनाई पड़ेगी। कहने का मतलब ये कि पहले रेडियो वेव लाइट वेव में परिवर्तित होगी, फिर फाइबर केबल से चलेगी, फिर फाइबर केबल जिस स्थान पर पहुंचना है वहां के निकटस्थ टावर पे पहुंचेगी, वहां से फिर रेडियो वेव में तब्दील होकर हम तक पहुंचेगी। इस प्रक्रिया से पूरा संचार व्यवस्था होता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये संचार व्यवस्था यद्यपि कहने को तो वायरलेस है, लेकिन इसके बेस में बहुत बड़ा नेटवर्क तारों का बिछा हुआ है, केबल का, ऑप्टिकल फाइबर केबल का बिछा हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में ही एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं रेडियो स्पेक्ट्रम। इन रेडियो स्पेक्ट्रम की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं और इन्हीं अलग अलग फ्रीक्वेंसी का उपयोग करके हम रेडियो तरंगों को मोबाइल तक भेजते हैं। पूरा रेडियो स्पेक्ट्रम एक अदृश्य सड़क की तरह है। जैसे 5 लेन 6 लेन रोड पे गाड़ियां दौड़ती हैं, इसी तरह से फ्रीक्वेंसी की भी अलग अलग लेन है जिसमें इन्हें बांटा गया है, उन पर चलते हुए सूचनाओं को देती है। रेडियो स्पेक्ट्रम की कुछ फ्रीक्वेंसियां टेलीविजन के लिए रखी गई है, कुछ फ्रीक्वेंसियां एफएम रेडियो के लिए निर्धारित रखी गई है, कुछ फ्रीक्वेंसियां एंटीना वाले रेडियो सेट के लिए रखी गई हैं। तो ये जो मोबाइल कम्युनिकेशन है वास्तव में रेडियो फ्रीक्वेंसी के अलग अलग फ्रीक्वेंसी की तरंगों को भेजने का काम करती है। और इसे आप जितना चौड़ा करेंगे, जितना बैंडविड्थ इसका बढ़ाएंगे, सड़क जितनी चौड़ी होगी उसमें गाड़ियों का आवागमन उतना ही आसान होगा। अब जैसा कि आपको पता चल गया कि हर तरह के उपकरण के लिए अलग अलग रेडियो फ्रीक्वेंसी तय की जाती है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी कौन तय करता है?
देखिए, रेडियो फ्रिक्वेंसी एक प्राकृतिक संसाधन है और प्राकृतिक संसाधन में उस देश की सरकार का पूरा अधिकार होता है। जिस तरह से जंगल, पहाड़, नदियों में सरकार का अधिकार है, उसी तरह से हमारे इन रेडियो फ्रिक्वेंसीज पे भी सरकार का अधिकार है। सरकार अपने उपयोग के लिए कुछ फ्रिक्वेंसी रखती है, जिससे वो मिलिट्री इंटेलिजेंस का काम करती है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम करती है, स्पेस रिसर्च का काम करती है। ऐसे महत्वपूर्ण गोपनीय कार्यों के लिए वो कुछ निर्धारित फ्रिक्वेंसी फिक्स करके रखती है। परंतु इसके अलावा भी फ्रिक्वेंसी का एक बहुत बड़ा बैंडविड्थ मौजूद रहता है, जिसे सरकार फिर टीवी, रेडियो और मोबाइल आदि के लिए उपयोग करने के लिए देती है। और इसके एवज में सरकार के खजाने में खूब सारा पैसा आता है, क्योंकि इनकी बिडिंग होती है, इनकी बोली लगती है, तमाम प्राइवेट प्लेयर्स इसे खरीदते हैं और उसके आधार पर वो अपना बिजनेस करते हैं। कहने का अभिप्राय ये कि अलग अलग तरह के कार्य के लिए अलग अलग तरह की फ्रिक्वेंसी होती है। जैसे टीवी चैनल्स को, डिफरेंट चैनल्स को अलग अलग फ्रिक्वेंसी दी जाती है। अगर ऐसा ना हो तो बिल्कुल गदर मच जाए। अब मान लीजिए टीवी पर डिस्कवरी चैनल देखना चाह रहा हूं और अचानक फुटबॉल का गेम आ जाए या कोई मूवी आ जाए, इससे बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए एक निर्धारित फ्रीक्वेंसी अलग अलग चैनल्स को प्रदान की जाती है। ये काम भी सरकार ही करती है। हमारे देश में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, जो इस काम को करते हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजी में हम जितना आगे बढ़ते हैं उसमें बैंडविड्थ का ही कमाल होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि 4G टेक्नोलॉजी में जो हमारी बैंडविड्थ थी वो 1 गीगाबाइट से कम थी। मोस्टली ये 500 से 700 मेगाबाइट थी। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। अब आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कितना अंतर है, लगभग 1000 गुना का अंतर है। इस हायर फ्रिक्वेंसी की वजह से टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा कमाल आया और इस तरह से 4G से 5G टेक्नोलॉजी आई। इसमें इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने नए 5G टेक्नोलॉजी को सफल बनाया। मैं अपने अगले वीडियो में 5G टेक्नोलॉजी पर स्पेसिफिक बात करूंगा कि ये टेक्नोलॉजी किस तरह की है, इसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं और कैसे इसको हम रोल आउट करेंगे आगे चलकर। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो वो भी मुझे दीजिए, ताकि मैं अपने अगले वीडियो में जब 5G के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करूंगा तो उन बातों को भी शामिल कर सकूं जिसको आप जानना चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।